सेकेंड लेसन देखते हैं अर्थशास्त्र का संसाधन के रूप में लोग। बच्चों आप लोगों ने जो है पहले भी समझा संसाधन को, और वहाँ पे आपने संसाधन के रूप में जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट जो होता है उसके चार रूप देखे आप लोगों ने। पहला देखा आपने भूमि, श्रम और पूंजी, और जो फोर्थ है जो आपका मानव पूंजी, जो कि आज के लेसन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो है मानव पूंजी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में मानव पूंजी होता क्या है। बच्चों क्या होता है, अगर हमारे पास भूमि है, श्रमिक है, पूंजी है और मानव पूंजी नहीं है, तो यहाँ पे इन तीनों का कोई फायदा नहीं होने का। समझ पा रहे हैं? इन तीनों के लिए मानव पूंजी का होना अति आवश्यक होता है। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मानव पूंजी जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? प्रोडक्ट। समझ रहे हैं? तो मानव पूंजी जो है वो खुद व्यक्ति, खुद मानव होता है। अगर खुद व्यक्ति मतलब जैसे भूमि है और व्यक्ति जो है, इंसान जो है उस भूमि का उपयोग न करे तो फिर वहाँ पर उस भूमि का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार से श्रमिक है और मानव जो है उन श्रमिकों को काम में नहीं लेता, उस लेबर को काम में नहीं लेता, तो फिर उन श्रमिकों का होने या न होने का कोई अर्थ नहीं होता। उसी प्रकार से पूंजी, अगर मान लो किसी भी इंसान के पास बहुत ज़्यादा धन है पर वो उसका उपयोग नहीं करता, तो वहाँ पर भी उस स्थिति में भी जो है मानव पूंजी बहुत जरूरी है। वहाँ पर अगर पूंजी है और मानव पूंजी नहीं है तो उस पूंजी का कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इन शॉर्ट में हम ये समझते हैं कि मानव पूंजी का होना अति आवश्यक है। अगर मानव पूंजी है तो ये तीनों चीजें हैं, अगर मानव पूंजी नहीं है तो ये तीनों चीजें हो ना हो सेम है। समझ पा रहे हैं? फिर हम बात करते हैं कि मानव वृद्धि के कारक। यहाँ पर जो है मानव वृद्धि के जो कारक हैं वो दो प्रकार से होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट रहेगा शिक्षा और सेकंड रहेगा आपका अच्छा स्वास्थ्य। क्या है? जो अगर मान लो मानव के पास एजुकेशन है, वो एजुकेटेड है, तो क्या होगा? उसके पास अगर एजुकेशन है तो वो स्किल डेवलपमेंट होगा उससे। अगर उसके पास अच्छी एजुकेशन है तो उसके पास स्किल डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, और फिर अगर स्किल डेवलपमेंट होगा तो वो कार्य कर सकता है, प्रोडक्ट कर सकता है कोई भी चीज को। और फिर अच्छा स्वास्थ्य, अगर मानव का स्वास्थ्य अच्छा रहा तो वो निरंतर कार्य कर सकता है, लगातार कार्य कर सकता है। समझ पा रहे हैं जी? तो इसलिए जो है मानव वृद्धि के लिए जो है, मानव वृद्धि के जो कारक बताए गए हैं शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य माना गया है। समझ पा रहे? दोनों जो है वो मानव पूंजी में वृद्धि करती है। तो यहाँ पे फिर एक बात आती है जनसंख्या, जो पॉपुलेशन जो होती है, तो वहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि जो कार्य जो होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो हम देखते हैं कि जो घर के कार्य होंगे, जो गृह कार्य होंगे उनको महिलाएं करेंगी, और जो बाहर के कार्य होंगे, जो जैसे खेत के कृषि के जो कार्य होंगे उनको पुरुष करेगा। तो उस पॉपुलेशन में जो है उनको डिवाइड कर दिया जाता है। फिर बात आती है, मान लो किसी भी देश की पॉपुलेशन भले ही कितनी अधिक हो, अगर उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो मानव पूंजी नहीं है। अगर उनमें जो है शिक्षा एजुकेशन नहीं है तो वो मानव पूंजी नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर व्यक्ति जो है एजुकेटेड है तो उसके पास जो है योग्यता होगी, योग्यता है तो वो स्किल डेवलपमेंट रहेगा उसमें। ठीक है? और फिर दूसरी बात आती है, अगर उस पॉपुलेशन की जो है स्वास्थ्य अच्छा है, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो वो जो है अपने राष्ट्र की जो जीडीपी होती है उसमें उसकी ग्रोथ में जो है वो
मदद करता है। फिर बात आती है कि आर्थिक गतिविधियाँ। यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों की बात आती है तो बच्चों पहले हम देखें कि गतिविधियाँ जो है वो दो प्रकार से होती है, समझ पा रहे हैं। एक होती है आर्थिक गतिविधि और एक होती है गैर आर्थिक गतिविधि। अब ये जो आर्थिक गतिविधि है, जो गैर आर्थिक गतिविधि होती है वो कैसे होती है। मान लो कि एक छोटा किसान है, ये एक छोटा किसान है, इसके पास जो है ये भूमि का टुकड़ा है। इस भूमि पर ये सिर्फ और सिर्फ इतनी कृषि कर पाता है कि इसका जो है इसकी आवश्यकताएं पूरी हो, इसका और इसके परिवार का जो है पालन पोषण, सिर्फ इतना ही यहाँ पे ये प्रोडक्ट पैदा कर सकता है, कृषि पैदा कर सकता है, इतना ही अनाज ये पैदा कर सकता है। और एक किसान है, ये जो है अपनी भूमि पे जो है इतना प्रोडक्ट पैदा करता है, इतनी कृषि जो है वो इतना अनाज पैदा करता है कि ये अपनी आवश्यकता को पूरा करने के बाद जो है बचा हुआ अनाज मार्केट में बेचता है, समझ पा रहे हैं। जो ये किसान है ये गैर आर्थिक गतिविधि होगी, इससे जो है इस किसान को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं हुआ। और यहाँ पर जो है ये सेकंड जो था, इसने जो है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के बाद जो अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद जो अनाज बच गया उसको बाजार में बेचने का काम किया, जिसके बदले उसको पैसे प्राप्त हुए, समझ रहे हैं ना। और जिसकी वजह से जो है वो उसका जो है आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम कहते हैं कि जो गतिविधियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं, एक आर्थिक गतिविधि और एक गैर आर्थिक गतिविधि। जो गैर आर्थिक, जो फर्स्ट वाली थी, जो गैर आर्थिक गतिविधि है गैर आर्थिक गतिविधि किसी भी राष्ट्र की जो जीडीपी होती है, जीडीपी होती है उसमें कोई योगदान नहीं देती, समझ रहे हैं। और जो आर्थिक गतिविधि होती है वो एक राष्ट्र की जीडीपी के ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, समझ पा रहे हैं। अब बात आती है कि जो आर्थिक गतिविधि होती है ना ये कितने प्रकार की होती है। हमने आर्थिक गतिविधि को यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड किया है, समझ पा रहे हैं। कौन सी, एक होती है प्राथमिक गतिविधि, एक द्वितीय और एक चतुर्थी। हम इनको जो है वो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जो प्राथमिक, जो प्राइमरी जो होती है, प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है, फिर प्राथमिक जो गतिविधियाँ होती है, वे गतिविधियाँ जो हम प्रकृति से जो भी हम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, वो यूं का यूं प्रोडक्ट जो हम उपयोग में लेते हैं, वो सारी गतिविधियाँ जो है वो प्राथमिक गतिविधियाँ होती हैं। जैसे कि अनाज हो गया, अनाज हमने जो है वो प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त किया है, समझ रहे हैं। वो डायरेक्ट हमने प्रकृति से प्राप्त करके उपयोग में लिया है, तो वो प्राथमिक गतिविधि होगी। और सेकेंडरी यहाँ पे एक्टिविटी जो होगी, द्वितीय जो गतिविधि होगी वो होगी कि उन प्राकृतिक वस्तुओं को जो है उपयोग में लाकर दूसरे आकार में ढालना, वो सभी जो हो सेकेंडरी गतिविधियाँ होंगी। कौन सी होंगी, जैसे उन प्राकृतिक गतिविधियों को जो है हम किसी भी फैक्ट्री कंपनी में के द्वारा के माध्यम से जो है वो दूसरे आकार में ढालकर उपयोग करते हैं, वो सेकेंडरी गतिविधि होगी, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राथमिक गतिविधि में मैंने अनाज का उदाहरण दिया था। अब उसी अनाज को हम जो है वो आटे के रूप में बदलते हैं और उस आटे से हम जो है बिस्किट वगैरह बनाते हैं, किसी भी फैक्ट्री कंपनी में बिस्किट बनाते हैं। अब उस जो प्राकृतिक जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ था, उस प्राकृतिक प्रोडक्ट से हमें जो है वो एक दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ जिसका आकार और स्थिति जो है वो बिल्कुल भिन्न है, समझ रहे हैं। रॉ मटेरियल तो उसमें क्या हुआ, रॉ मटेरियल तो प्राकृतिक संसाधन ही है, प्राकृतिक प्रोडक्ट ही है, पर उसको जो है स्किल डेवलपमेंट की वजह से जो है स्किल डेवलपमेंट के कारण जो है उसका आकार हमने बदल दिया, उसका हमने प्रयोग बदल दिया, तो वहाँ पर ये जो गतिविधि
गतिविधि द्वितीय या फिर सेकेंडरी गतिविधि होंगी। अब बात आती है तृतीय गतिविधि की। तृतीय गतिविधि क्या होगी बच्चों? जिस प्रकार से यातायात के साधन होते हैं, वो कोई भी यातायात के साधन हो, वो सभी यातायात के साधन जो है वो तृतीय गतिविधि में होंगे। और वे यातायात के साधन जो है किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को डेवलप करने में और किसी भी राष्ट्र की जीडीपी को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अब बात आती है चौथी और आखिरी गतिविधि की। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी जो है रिसर्च सेंटर होते हैं, संशोधन जो डिपार्टमेंट होते हैं या फिर जो संस्थाएं होती हैं, किसी भी प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं, वे सभी संस्थाएं जो है यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं होती है, सेवाएं या संस्थाएं होती हैं, वो सभी जो है यहाँ पर चतुर्थी या फिर चौथी गतिविधि में होगी। अब यहाँ पे संस्थाएं की बात आती है या फिर सेवाओं की बात आती है। छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपके स्कूल में कोई टीचर है, वो स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहा है, ये गतिविधि जो है वो चौथी गतिविधि होगी। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हमने इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है। फिर हमने बात की थी कि उस कार्य को वो जो वर्क था उसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद फिर जो मतलब अलग अलग काफ़ी और मतलब अलग अलग काफ़ी विभाजन होते हैं उसमें। कैसे होंगे कि एक कार्य है, हमने कार्य को डिवाइड कर दिया कि भाई कुछ कार्य जो है, ये जो कार्य हैं इनको महिलाएं करेंगी और इन कार्यों को सिर्फ पुरुष ही करते हैं। और हमने अगर कार्य को डिवाइड किया है तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो गैर आर्थिक कार्यों को अधिक करती है और पुरुष जो है वो आर्थिक कार्यों को अधिक करते हैं। महिलाओं को जो है जैसे विशेषकर गृह कार्य के लिए, जहाँ से किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक वृद्धि नहीं होती या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की मतलब वेतन नहीं मिलता, किसी प्रकार का कोई वेतन या फिर सैलरी नहीं मिलती। और दूसरी तरफ जो है पुरुषों को वो काम करने होते हैं जहाँ से उनको आर्थिक मदद मिलती है या फिर वेतन मिलता है। अब यहाँ पे बात आती है जहाँ से सैलरी मिलती है और जहाँ से नहीं मिलती। अब हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की वहाँ पे एक धारणा बन जाती है काम दोनों बराबर कर रहे हैं, पर जहाँ से हमें आर्थिक मदद मिल रही है उस काम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कंपैरेटिवली जिस काम से आर्थिक मदद नहीं मिलती। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हमने फिर बात आती है कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि आज जो महिलाओं की स्थिति है और जो आज से काफ़ी हम 20-30-40 साल पहले महिलाओं की स्थिति देखते हैं, तो तब क्या था, उस समय जो है महिलाओं की आर्थिक किसी भी राष्ट्र की जो जीडीपी ग्रोथ होती है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। पर आज उसके कंपेयर में आज महिलाओं की किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को डेवलप करने में, जीडीपी को ग्रोथ करने में महिलाओं की अत्यधिक भूमिका पाई गई है। वो क्यों पाई गई है कि उस समय जो है महिलाओं की जो एजुकेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ 10% थी, जो आज बढ़कर जो है वो 70% हो गई। समझ पा रहे हैं? अगर महिलाएं एजुकेटेड हैं तो उनमें जो है वो स्किल डेवलपमेंट भी होगा। अगर स्किल डेवलपमेंट है तो वो जो है प्रोडक्ट मतलब अलग अलग प्रकार से जो है वो आर्थिक मदद प्राप्त कर, मतलब सैलरी प्राप्त कर सकती है या फिर कोई भी प्रोडक्ट या फिर मतलब जो है वो पुरुषों के साथ जो है आर्थिक रूप से सहयोग कर सकती है। समझ पा रहे हैं? वो किस वजह से? क्योंकि समय समय पर जो है सरकार द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाई गई हैं महिलाओं के लिए भी, विशेषकर महिलाओं के लिए गई है। जैसे कि एक योजना चलाई गई थी सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, इस सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जो है क्या था कि सभी को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को जो है वो प्राथमिक एजुकेशन देना अनिवार्य था, जिसके माध्यम से जो है वो महिलाएं अधिक शिक्षित हो सकी। अब प्राथमिक शिक्षा में प्राप्त हो गई तो फिर वहाँ पे जो है सरकार ने ये किया कि महिलाओं को जो है, लड़कियों को जो है वो
12th तक जो है वो फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। और फ्री के बाद जो है 12th तक के बाद जो है अब सरकार की ये योजना है कि महिलाओं को, लड़कियों को जो है वो हायर एजुकेशन भी मुहैया करवानी चाहिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। ये सरकार द्वारा सारी चीज़ें जो है वो एक पॉलिसी के तहत करवाई गई है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हमने देखा कि एक जो एजुकेशन होती है, जो स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंट किया था, एजुकेशन और जो स्वास्थ्य होता है, अच्छा स्वास्थ्य जो होता है वो किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के जीडीपी में ग्रोथ करते हैं। समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SJS मिराकल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों को जो भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, हम आप लोग के जो डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।